कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के ऊपर एक खास पेशकश। हम एक एक करके सभी प्रधानमंत्रियों की जो उपलब्धियां रहीं, उनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए, उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, या यूं कहें भारत के पहले मनोनीत और उसके बाद निर्वाचित प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष का रहा, जो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या ऐसे काम हुए, ऐसी उपलब्धियां रहीं, उन पर हम बात करेंगे। तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद शुरू हुआ भारत को चलाने की व्यवस्था बनाने का एक दौर, जिसमें पहला प्रमुख कार्य हमने किया संविधान निर्माण। तो पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसके अंदर एक सक्रिय भूमिका निभाई। आपको पता होगा कि जो संविधान सभा थी वो विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वे भी कुछ समितियों के अध्यक्ष थे। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और वही आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनती है। तो भारत के संविधान निर्माण में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके बाद एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही बड़ा काम कि भारत का जो वर्तमान स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसे बनाना। मतलब कि भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, रियासतें थीं, और वे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे। तो ब्रिटिश भारत जो था, ब्रिटिश रूल के अंदर जो क्षेत्र थे, उन्हें भारत में शामिल करना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो रियासतें थीं उन्हें भारत में शामिल करना एक मुख्य चुनौती थी। तो लगभग 560 से भी अधिक रियासतें जो भारत में थीं, उन्हें ये विकल्प मिला था कि वे भारत से जुड़ सकते हैं या पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने एक मजबूत साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत का जो वर्तमान हम स्वरूप देखते हैं उसका एक बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने अलग अलग माध्यमों से, बातचीत से, और जहां जरूरत पड़ी बल प्रयोग, सेना का इस्तेमाल या जनता की सहमति के साथ में कुछ रियासतों को भारत से जोड़ा, जिसमें कुछ प्रमुख रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो सरदार पटेल ने इस कार्य को बखूबी निभाया और वर्तमान जो भारत हम देखते हैं उसका पूरा ढांचा तैयार किया। उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती जो भारत के सामने थी, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था, एक जो देश का हिस्सा था वो पाकिस्तान बन गया था, और पाकिस्तान का निर्माण मुख्यतः धार्मिक पहचान के आधार पर बना था। तो मुस्लिम्स या मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ जाना था, और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख और अन्य गैर मुस्लिम थे उन्हें भारत की ओर आना था। तो एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन इसे कहा जाता है जो हुआ उस समय। तो बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यमों से भारत पहुंचते हैं और उन्हें शरण देना, उनकी तमाम ज़रूरतों की व्यवस्था करना, ये एक बड़ी चुनौती थी। इस कार्य में पहले प्रधानमंत्री ने एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य किया और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम जो रेफ्यूजीज थे उनके लिए तत्कालिक और उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की थी। फिर हम आगे देखते हैं, संविधान का निर्माण हुआ और देश को चलाने के लिए क्या योजना बनाई जाए, कैसे हमारी आगे की दिशा हो और भारत के अंदर एक अच्छी सरकार चलाई जाए। उसी क्रम में एक प्लानिंग कमीशन का भी गठन किया गया। ये भारत सरकार के एक आदेश के माध्यम से इसका गठन हुआ था, और 5 ईयर प्लान्स जो अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक भारत में 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं, और प्लानिंग कमीशन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त जो कांग्रेस थी उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी के बाद हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो ये देखा कि अगर भाषा के आधार पर हमने राज्यों का गठन किया तो अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस मांग को
टाल दिया गया। धर आयोग, जेवीपी कमेटी, ये 2 कमेटियां बनी थी जिन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर दक्षिण के जो राज्य थे वहां पर आंदोलन होने लगे, वहां पर लोगों ने इस मांग को बहुत तेजी से उठाया। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलता है और एक जो आंदोलनकारी थे श्री रामुलु पोट्टी, उनका निधन हो जाता है। इससे आंदोलन बहुत उग्र हो जाता है। तो 1953 में ही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। उसके बाद एक फजल अली आयोग का निर्माण किया गया और उन्हें पुनर्विचार करने के लिए कहा गया कि आप बताइए कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए ताकि लोगों की मांग भी संतुष्ट हो सके और भारत की एकता और अखंडता भी बरकरार रहे। तो फजल अली आयोग ने यह सिफारिश दी कि ठीक है, भाषा को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन इस तरह से उसे डिजाइन किया जाएगा कि एक भाषा और एक राज्य का जो आइडिया है उसे नहीं माना जाएगा। भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन एक प्रत्येक भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाएगा। तो उसके बाद 7वां संविधान संशोधन होता है और जो कि 1956 में हुआ और भारत के कुछ नए राज्य इस आधार पर बनाए गए जो लोगों की मांग को संतुष्ट कर सकते थे। फिर हम आगे देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इंडस वाटर ट्रीटी। ये पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी थी जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। इसे विश्व में उन संधियों में शामिल किया जाता है जो सबसे सफल रही हैं। ये जो वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रमुख अयूब खान के मध्य हुई और इसकी मध्यस्थता की वर्ल्ड बैंक ने। इसमें 3 नदियों का, जिसमें शामिल था सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके पानी का इस्तेमाल, लगभग 80% पानी का इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो पाकिस्तान को दिया गया और रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत को मिली कि भारत इसके जल का अधिकतम इस्तेमाल कर पाएगा। इस संधि को सबसे लिबरल और बहुत उदार संधि माना जाता है क्योंकि सिंधु और झेलम और चेनाब, ये जो नदियां हैं, इन नदियों का जो उद्गम है वो भारतीय राज्य क्षेत्र की तरफ से है। तो भारत से शुरू होने वाली और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली, तो भारत के पास एक मजबूत स्थिति थी। लेकिन फिर भी उदारता दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा हिस्सा पानी का दिया और वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि इस संधि को रिव्यू करने की मांग उठती रहती है और भारत सरकार कई बार इस तरह के संकेत देती है कि हमें इस संधि को रिव्यू करना चाहिए। ये एक प्रेशर बनाने की एक नई या डिप्लोमेसी का एक नया तरीका है, जिसे वाटर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, कि अगर आप अपने आदतों को नहीं सुधारते हैं, आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाते हैं, तो हम ये जो ट्रीटी है इसे रिव्यू कर सकते हैं और इसमें जो हमने उदारता दिखाई है उसे हम बदल भी सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर इस संधि को रिव्यू किया गया तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर हमने पानी का जो हिस्सा उनको दिया हुआ है और इसमें जो समझौता हुआ था उसे अगर कम किया तो पाकिस्तान को परेशानी हो सकती। उसके बाद एक बड़ा काम जो किया गया 1961 के अंदर, गोवा को आज़ाद करवाया गया और भारतीय संघ में उसका विलय किया गया। आप जानते हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों का राज था। लगभग 1 महीने तक युद्ध चला और उसके बाद अंततः गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। उसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचनात्मक विकास के जो कार्य किए गए उस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो इसमें पहला है भाखड़ा नांगल डैम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो डैम्स थे, स्टील प्लांट्स थे, इनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और ये भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। तो पहला है भाखड़ा नांगल डैम जो कि पंजाब में है। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील लिमिटेड और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम बाद में दिया गया, पहले इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। उसके बाद 1967 में इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया था। इसके आगे हम देख सकते हैं कि एजुकेशन का एक देश के विकास में कितना बड़ा रोल है, ये किसी से छुपा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एजुकेशन पे जो देश काम करते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन पे बहुत बड़े फैसले किए गए, जिसमें पहला था एम्स, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसका निर्माण किया गया, उसका गठन किया गया। उसके अलावा IITs, तमाम जो IITs आज विश्व में प्रसिद्ध हैं और हमारे देश में भी जो लोग हैं वो IIT में दाखिला लेना चाहते हैं, वो वही IITs का निर्माण उस समय किया गया। उसके अलावा IIMs का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का निर्माण किया गया।
उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संस्था इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार जिसे कहा जाता है, ये 1962 में बनाई गई थी। आगे चलकर इसी का नाम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और जो नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, उसका निर्माण किया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल की ये कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स थे, उपलब्धियां थी, जिन पे हमने बात की। इसी तरीके से हम भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए प्रमुख कार्य और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी से। धन्यवाद।